सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों, सहेलियों और श्रोताओं का स्वागत करते हैं कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ हैं एक बहुत ही खास भारी भरकम भारी भरकम नहीं, भारी भरकम व्यक्तित्व है जिनका। अच्छा, यही तो हम कह रहे हैं कि हमारे नाम के आगे क्या क्या विशेषण लगा रही है नेहा बिटिया। हाँ, तो हम आपका स्वागत कर रहे हैं, बुआ जी का भी स्वागत करते हैं हम। भाई ढेर सारा प्यार। और उन सब डॉक्टर बच्चों को जो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट बच्चे हैं, इतनी मेहनत से पढ़ पढ़ के सब गए हैं, आज उनका भी तो दिन है ना नेहा। तो सबको ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। बिल्कुल, सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां तो दे ही रहे हैं, क्योंकि देखिए चार्टर्ड अकाउंटेंट जहां हमारे कह सकते हैं पैसों का स्वास्थ्य अच्छा सही रखते हैं। अच्छा, ऐसा? जी वही जी बिल्कुल। अरे और डॉक्टर्स जो हैं वो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रखते हैं, यानी सेहत सही रखते हैं। और हम सखी सहेली इसलिए लेकर आते हैं कि आपका थोड़ा सा मनोरंजन होता रहे और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहे। तो कुल मिलाकर क्या बात हो गई, ये वर्ड फेमस हो गया कि सखी सहेली सुनिए और खुश रहिए, है ना। तो आज भाई डॉक्टर्स डे पर हम यात्री ठक्कर से बात करवाएंगे। वैसे शायद ठाके नाम है इनका। और चार्टर्ड अकाउंटेंट डे पर हम ढेर सारी बधाई देते हैं। घूमने कहीं चलोगी नेहा कि नहीं? जी, आज हम घूमने जाएंगे सारनाथ। और सारनाथ में घूमेंगे, साथ ही साथ भरतनाट्यम जो नृत्यांगना है रुक्मिणी देवी अरुंडेल, उनके बारे में बातचीत भी करेंगे। अरे इनकी तो और भी बहुत सारी खासियत है ना। आप बताने वाले हैं। ये बताओ तुम जरा, सारनाथ जब लोग घूमने जाते हैं या कोई भी ऐसी घूमने की जगह जाते हैं जी, तो बड़ी खास खास चिन्ह मिलता है वहां पर। तुमने कभी ध्यान दिया है? बिल्कुल, हमने ये ध्यान दिया है। हम जाके सारी चीजें देख करके आते हैं, फिर हम भूल जाते हैं। नहीं, वहां पर लोग अपना नाम और जिसके साथ जाते हैं उसका नाम, वो तो निशानी छोड़ के आते हैं ना बुआ जी। कैसे पता चलेगा हम भी आए थे? नहीं, हम भी से क्या मतलब, हम लोग भी तो गए थे तो हमने तो नहीं बनाया। हमने भी नहीं बनाया वैसे तो, पर क्योंकि हमारा नाम बहुत ही कॉमन है ना, तो किसी और ने लिख दिया था, तो हमें लिखने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन हम वो वाली बात कर रहे हैं, वो जो दिल बनाते हैं उसमें तीर बना देते हैं। तो ये जो प्रेमी युगल जाते हैं, तो भाई उनकी जो प्रेम की उड़ान, मतलब प्रेम की जो उड़ान है वो कहाँ तक जाती है और समाज का उसके प्रति क्या रवैया है, मतलब यानी यूं कह सकते हैं कि प्रेम विवाह, इस पर भी थोड़ी सी आज चर्चा करेंगे। बिल्कुल। और साथ ही साथ क्योंकि वन महोत्सव सप्ताह है, तो बच्चों की प्रकृति से मुलाकात कैसी होनी चाहिए, इस पर हम बातें करेंगे। हमारी तुम्हारी भी तो होनी चाहिए ना। जी बिल्कुल, हमारी तो होनी चाहिए। उनके बहाने ही हम जाएंगे ना बाहर, हम जाने नहीं मिलता है, तो हम उनके साथ साथ जाएंगे घूमने। चलो तुम्हें घुमा के लाते हैं, जैसे तुम्हारे संग बचपन में हम लोगों ने किया। जी, ठीक है, चलो सही बात है। सीखे, हमने सब सीखा है। सीख लिया है जी, अभी कुछ कुछ बाकी है। तो थोड़ा बहुत सीखने के लिए हम लोग जो बात कर रहे थे आज ना, रुक्मिणी देवी अरुंडेल जी की। तो ये रुक्मिणी देवी अरुंडेल जी की एक बड़ी खास बात ये है नेहा कि ये पहली हमारे देश की बहन है, महिला है जो राज्यसभा सदस्य हुई। और उसके साथ साथ एक बड़ी खास बात है, कला के क्षेत्र के लिए उन्होंने राष्ट्रपति के लिए, उन्हें राष्ट्रपति पद के लिए, इतना सम्मानित पद है, यानी कि हमारे देश का प्रथम नागरिक जो होता है, उसके लिए उन्होंने त्याग दिया कि नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ कला की सेवा करनी है, यानी नृत्य की सेवा करनी है। बिल्कुल, बहुत बड़ा त्याग है, क्योंकि अगर आप अपने कला के प्रति उतने समर्पित हैं तभी आप ये काम कर सकते हैं, नहीं तो इतनी आसानी से तो ये काम नहीं किया जा सकता। और रुक्मिणी देवी अरुंडेल की जो हम बात कर रहे हैं, तो वो एक ऐसी महिला है जिन्होंने भरतनाट्यम को एक अलग ही पहचान दी है। वो जन्मी थी 29 फरवरी 1904 को मदुरै, तमिलनाडु में। और उनके पिता नीलकंठ शास्त्री एक इंजीनियर और स्कॉलर थे, और उनकी माँ तो थी शीशामल, वो संगीत प्रेमी थी। और देखो कैसा मतलब जोड़ा, एक इंजीनियर है, एक संगीत प्रेमी। और उनके पिता जो थे वो भी, उनका गहरा प्रभाव था रुक्मिणी देवी के ऊपर, और उनका अलग अलग जगह स्थानांतरण होता था, तो इसकी वजह से रुक्मिणी देवी को कई जगहों पर रहने का मौका मिला, और इसी के कारण वो अलग अलग संस्कृतियों से परिचित भी हुई। और वो जानी मानी भरतनाट्यम नृत्यांगना थी, ये तो हम बताते हैं। हाँ, ये तो हम इसलिए बात कर रहे हैं, लेकिन नेहा एक खास बात और है कि इसके साथ साथ वे दर्शन शास्त्री और ये कोरियोग्राफर भी थी। ऐसा नहीं कि खुद सीखा और सिर्फ अपना मंच प्रदर्शन किया, बल्कि बहुत सारे नृत्य संचालन भी किया, उसका निर्देशन किया। और पिता जब सेवानिवृत्त हो गए और स्थायी रूप से वो चेन्नई में रहने लगे,
तो पिता की तरह रुक्मिणी देवी भी थियोसॉफिकल सोसाइटी की पक्षधर बनी। और ये ऐसी सोसाइटी है, हमारे बहुत सारे साथी जानते भी होंगे कि ये एकेश्वरवाद पर विश्वास करते हैं जी। और इसके साथ साथ ये भी है कि जो हम सब भी कहते हैं कि यानी कि विश्व के सभी लोग आपस में कहीं ना कहीं भाई बंधु हैं, तो वो भाई बंधुत्व वाली जो भावना है वो भी इनके अंदर है। और इसके कारण जो ये सोसाइटी की पक्षधर थी, और इसके कारण उनको एक अलग तरह की संस्कृति, थिएटर, संगीत और नृत्य से उनकी मुलाकात हुई। और उसी जगह पर, यानी वो पिता के सेवानिवृत्ति के बाद चेन्नई में जो रह रही थी, तो वहीं उनकी मुलाकात अपने भावी पति डॉक्टर जॉर्ज अरुंडेल से हुई, जो कि ब्रिटिश थियोसॉफिस्ट थे। तो वो भी इसी विचारधारा से संबंधित थे। और 1920 को उन्होंने शादी कर ली और शादी के बाद वो दुनिया भर में घूमती रहीं। और 1928 में ये मौका आया जिसने उनकी जिंदगी एक तरह से कह सकते बदल दी। और जब वो एक मशहूर बैले डांसर का नृत्य उन्होंने देखा मुंबई में, तो वो बहुत ही उससे प्रभावित हुई। और जब ऑस्ट्रेलिया की यात्रा, उन्होंने जहाज यात्रा की उन्हीं के साथ, हाँ। तो उन्होंने उनसे उस वक्त नृत्य सीखा और उनका ध्यान यात्रा में? जी, जहाज यात्रा में उन्होंने सीखा। और उनकी जो ध्यान था वो उनका नृत्य में उनका ध्यान आकर्षित हुआ नृत्य के प्रति। साथ ही साथ वो उन्होंने ये ध्यान दिया कि भारतीय नृत्य कला जो है वो कितनी समृद्ध है, तो उस ओर उन्होंने एक ध्यान देना शुरू किया। यही तो हम कह रहे हैं कि फिर ये सब जब ध्यान दिया, तरह तरह से घूमी जगह जगह पर। ये तो बचपन से था कि पिता का जो स्थानांतरण था तो वो जगह जगह घूमती रही, संस्कृति देखती रही, लेकिन भारतीय संस्कृति और भारतीय नृत्य ने उन्हें आकर्षित कर लिया। और 1933 में पहली बार मद्रास संगीत अकादमी में एक नृत्य शैली देखा जिसे उस समय मतलब साधीर कहा जाता था। और देखते ही बस जिज्ञासु मन ढेर सारी जानकारी इकट्ठा करने लगी। और 2 साल बाद इसे सीखकर 1935 में रुक्मिणी देवी ने तमाम विरोधों के बाद अपनी पहली मंच प्रस्तुति दी, यानी लोगों के सामने। और फिर 1936 में कलाक्षेत्र नाम की एक संगीत और नृत्य अकादमी शुरू की, जो अब भी है वहां पर। और जो नृत्य शैली जिसकी हम बात कर रहे हैं, साधिर की, वो भरतनाट्यम की एक विधा है। लेकिन उस समय क्योंकि नृत्य को इतना अच्छा नहीं माना जाता था, फिर भी रुक्मिणी देवी ने उसे अपनाया। हाँ, वैसे तो उस समय नृत्य को ही नहीं मानते थे अच्छा कि महिलाएं करें। और फिर साधीर के बारे में तो देवदासियां करती थीं और देवालय में होते थे, और इनकी जो भाव भंगिमाएं थीं वो थोड़ी अलग ढंग की थीं। इसमें काफी इन्होंने परिवर्तन किया, कुछ और अपनी शैली जोड़ी, संगीत और अभिनय से इसे जोड़ा। फिर उन्होंने कई वाद्यों को इसमें शामिल किया, जैसे वायलिन। फिर वहीं और भी चीजें लगाई, जैसे मंच संरचना, वेशभूषा, गहने, सब में उन्होंने काफी परिवर्तन किया और अपना पुट दिया। बिल्कुल। और इसके लिए उन्होंने कई अलग अलग शिक्षकों से शिक्षा ली थी और बाद में इसको वो शामिल करती गई इसमें। और उन्होंने एक और अच्छा काम ये किया कि उन्होंने इस नृत्य शैली में पौराणिक गाथाओं का मंचन शुरू कर दिया, क्योंकि भरतनाट्यम में तो नाटिका के साथ नृत्य होता है। तो उन्होंने वाल्मीकि रामायण, जयदेव की गीत गोविंद, कुमार संभव, उषा परिणयम जैसी कथाओं को इसमें शामिल कर लिया। क्या बात है। और इसके साथ साथ रामायण की बहुत सारी घटनाएं, जैसे सीता स्वयंवर, राम वन गमन, सबरी मोक्ष, इन सब घटनाओं का भी मंचन देखना नेहा एक अपने आप में एक अलग ही अनुभव होता है ना। और वो जब करती थी तो जाहिर है कि इतने शोध के बाद जब कोई कुछ करता है तो उसमें निखार होता है। और इसके साथ साथ ये जो बदलाव उन्होंने किया, उसने भरतनाट्यम को देश ही नहीं विदेश में भी एक अलग पहचान दिलाई। और उनके योगदान के कारण ही आज भरतनाट्यम की एक अलग पहचान है। रुक्मिणी देवी जी के बारे में आगे की बातें बतानी है हमें सबको। बताओ ना, बताओ क्या बता रही थी? जैसे कि आपने कहा था ना कि उन्हें राज्यसभा का सदस्य बनाया गया था। किस सन की बात है भाई? ये 1952 में एक बार हुआ और 1956 में एक बार हुआ, दो बार हुआ ऐसा। और वो पहली महिला थी जो इस पद पर बैठी। और जैसे कि आपने बताया था, राष्ट्रपति पद के लिए उन्हें नामित करने का विचार किया गया था। ये किया गया था 1977 में। बताओ, ये उस समय की बात है। और उन्होंने इसे बड़ी विनम्रता के साथ मना किया, क्योंकि अपनी कला को समय देना चाहती थी। और इसके साथ साथ नेहा मालूम है वो पशु पक्षियों के प्रति भी बड़ी जागरूक रहीं और लोगों को भी इसके लिए जागृत करती रहीं। और एक अभियान सा चलाया उन्होंने। और इसीलिए भारत में, हमारे देश में पशु कल्याण बोर्ड की वो चेयरमैन भी रहीं। और उन्हें कई पुरस्कार भी मिले। बिल्कुल, इतना अच्छा काम किया, पुरस्कार तो मिल नहीं थे। तो 1956 में उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा गया। संगीत नाट्य अकादमी अवार्ड उन्हें 1957 में मिला। 1967 में संगीत नाटक अकादमी की फेलोशिप मिली। साथ ही उन्हें प्राणी मित्र जैसे कई पुरस्कारों से समय समय पर सम्मानित किया गया। क्या बात है। और सही है।
1944 में उनकी शताब्दी के अवसर पर उनकी स्थापित कला क्षेत्र फाउंडेशन को भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट घोषित कर दिया गया। ये बात है जनवरी 1994 की, है ना? यही तो हम कह रहे हैं कि भाई ये जो है इस तरह से एक मान्यता प्राप्त एक संस्थान बन गया, घोषित कर दिया गया। और फिर इस तरह से 24 जनवरी 1986 को, हालांकि 81 साल की उम्र में आपने अलविदा कह दिया, लेकिन ये जो इतने ढेर सारे काम किए और जो बदलाव किया, इसलिए वो अमर हो गई और हम सब के बीच में याद किए जाने वाली बात है उनकी ढेर सारी, है ना? और 1987 में उनके नाम से एक डाक टिकट भी जारी किया गया था। तो हम तो ये कहते हैं बुआ जी कि रुक्मणी देवी जैसी जो महिला है, एक ऐसी महिला है जो सिर्फ बदलाव लाना नहीं चाहती थी, बल्कि वो खुद बदलाव का कारण बन गई। उन्होंने खुद अपने अंदर इतने सारे बदलाव किए और पूरी मेहनत से, लगन से उन्होंने लक्ष्य को प्राप्त किया। और फिर इतनी सारी चीजें उन्होंने जब हासिल की हैं अपने जीवन में, तो उनके बारे में कुछ भी बात नहीं करते रहो तो ऐसा लगता है कि कम पड़ गई, ये बात तो नहीं बताई हमने, वो भी नहीं बताई। तो ऐसा तो है भाई, कुछ चीजें तो छूट गई। लेकिन फिर भी जितनी बातें हैं वो हमारे प्रेरणा लेने के लिए या हमारी सीख के लिए बहुत हैं, बहुत हैं। क्योंकि इस समय 1977 की बात हो और आप देश का सबसे सर्वोच्च पद और सम्मानित पद मिले आपको, और आप उसको सिर्फ इसलिए छोड़ दें, और बड़ी विनम्रता के साथ, जो कहते हैं ना कि वो वृक्ष जो बहुत फलदार हो जाता है या बहुत सफल हो जाता है वो झुक जाता है, ये उसकी जीती जागती प्रमाण थी। और हम लोग ये सारी चीजें सीख सकते हैं। पंछियों के प्रति जो उनका लगाव था वो हमें बराबर याद रखना चाहिए। वैसे भी आज कौन सा दिवस तुम बता रही थी? आज दिवस तो नहीं बताए थे, हम बताए थे वन महोत्सव सप्ताह है ना। हाँ, तो वही है ना, तो बच्चों को घुमाने ले जाओगी, तो बच्चे लोगों को घुमाने ले जाना चाहिए। और सारनाथ भी इसीलिए वैसे तो प्रसिद्ध है, वहाँ पर बहुत सारे मृग होते हैं, यानी हिरण होते हैं। लेकिन फिलहाल हम कुछ घूमने फिरने से पहले कुछ और कर ले। क्या कर लें बताइए? देखिए, वैसे भी घूमने चले जाते हैं तो फिर याद नहीं रहता है, तो गाना सुनते सुनते भी हम घूमने जा सकते हैं। तो बुआ जी से नाचते गाते गाते हम पहुंच जाएंगे सारनाथ तक। पहुंच गए हम तो। देखो अच्छा, ना, मैं भी आ रही हूँ, मैं थोड़ा सा दूर थी मैं। हाँ, तो थोड़ा धीरे धीरे तुम चलती हो, ठीक है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, आ जाओ। और ये देखो यहाँ पर ये जो अशोक का स्तंभ है, और इसके संग संग धार्मिक जो इसका तो महत्व है ना नेहा, उसके संग संग पुरातात्विक महत्व भी है ये सारनाथ का। और ये हमारे देश के उत्तर प्रदेश में वाराणसी जो शहर है उससे 30 किलोमीटर दूर स्थित बहुत प्रसिद्ध स्थान है सारनाथ। और ये बौद्ध धर्म का प्राचीन तीर्थ भी है, और भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद सबसे पहले यही उपदेश दिया था, और यहीं से उन्होंने धर्म चक्र प्रवर्तन शुरू किया, यानी कि धर्म का प्रचार प्रसार यहाँ से शुरू किया। और इस तरह से उसको जो प्रचार प्रसार था उसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। देखिए, यही होता है ना, हमें तो आधी बात पता थी, आपने पूरी बता दी। और ये जो और जैन तीर्थ भी है यहाँ पर, जिसको ग्रंथों में सिंहपुर बोला जाता है। अब लो, ये हमें नहीं पता था। देखिए, ये अच्छी बात हो गई, फिर तो हमें बड़ी ऐसे। और ये देखो, अब ये है कि सारनाथ को ऋषिपत्तन मृगदाव भी कहा जाता था। इसका कारण है यहाँ मृगों का विचरण करना, मतलब यहाँ ढेर सारे मृग रहते हैं, बहुत सारे हिरन होते हैं, इसलिए इसे पहले ये कहा जाता था। उसके साथ साथ सारनाथ नाम की उत्पत्ति की अगर हम बात करें तो सारंगनाथ भी इसे कहा जाता है। अब कहते हैं ऐसा कि अपभ्रंश होकर उसे सारनाथ कहा जाने लगा। सारंग का मतलब है हिरन, तो सारंगनाथ का मतलब हुआ कि मृगों के नाथ। तो इस स्थान को ऐसा कहा गया, इसलिए इसका नाम। और यहाँ जो दर्शनीय स्थल होते हैं उनकी अगर हम बात करें तो बहुत सारी ऐसी चीजें जिससे दिल लुभा सकती है, जैसे अशोक स्तंभ, जो 1950 में भारत का राष्ट्रीय चिन्ह बन गया, और इसमें 4 सिंहों की आकृति है, उसके ऊपर बड़ा सा चक्र है, और यही चक्र तो राष्ट्रीय ध्वज में भी है ना। हाँ, यहीं का राष्ट्रीय ध्वज में लिया गया है, जिसमें कि 24 सलाखें हैं, यानी वो 24 घंटे जो हैं हमारे देश दिन के, उनको वो दर्शाती हैं कि किस तरह से ये दिन का जो 24 घंटा है ये हमारे लिए चलते रहो, और ये चक्र के समान है। वाह। और इस स्तंभ को सामने से देखना, ये तो अब सब लोग सोचेंगे कि हम लोग ऐप से रुपए पैसे में सब जगह ये देखते हैं इसका वो चिन्ह, लेकिन फिर भी सामने से उसको पत्थर पर देखना एक अलग अनुभव देता है, खुशी देता है। और इसके अलावा भगवान बुद्ध का मंदिर है, धमेक स्तूप है, और स्तूप की बात करें तो चौखंडी स्तूप भी है, राष्ट्रीय संग्रहालय है, जैन मंदिर, चीनी मंदिर और मूल गंध कुटी भी है यहाँ पर। और इसमें से बहुत सारी जगह ऐसी है जो 1905 में खुदाई के दौरान मिले थे। हाँ, नवीन विहार भी है यहाँ पर। और धमेक स्तूप की बात कर रहे हैं ना, तो वो 239 ईसा पूर्व एक पुराने स्तूप के स्थान पर इसको सम्राट अशोक ने 500वीं ईस्वी में बनवाया था,
और ये सारनाथ की सबसे बेहतरीन संरचना कही जाती है। बेलन के आकार का स्तूप है और इसका आधार व्यास 28 मीटर है और इसकी ऊंचाई है 43.6 मीटर। तो ये कितनी ऊंची है ना। बहुत ऊंची है और ये एक पहचान है। अगर वाराणसी की बात करें तो ये ऐसे स्तूप देखते ही लगता है हाँ सारनाथ बस यही है, और काफी ऊंचा है और दूर से दिखाई देता है तो एक जो कहते हैं ना आकर्षित करता है लोगों को, और दूर से बड़े खुश हो जाते हैं देख करके बस सारनाथ पहुंच गए हम। बिल्कुल। और चौखंडी स्तूप की अगर हम बात करें तो ये तो अलग ही महत्व का स्तूप है, क्योंकि यहाँ महात्मा बुद्ध की अस्थियां रखी गई हैं जी। और सारनाथ में एक थाई मंदिर भी, तिब्बती मठ भी है वहां पर। बिल्कुल है। और यहाँ पर जो ये अभी हम लोगों ने बात की स्तूप की पहले वाले आकर्षक रचना जो है धमेक स्तूप, इसकी जो इसके पास में ही एक मंदिर भी है जिसमें कि जिसकी दीवारों पर भगवान बुद्ध के जन्म से लेकर बाद तक के पूरे उसको चित्रों से उकेरा गया है, दिखाया गया है पूरी कथा को। यानी कि उनका पूरा जीवन जो है, जिसको आजकल में हम कहें कि उनका पूरा जीवन दिखाया गया है कि कैसे वो बड़े हुए, फिर कैसे कैसे जो उनसे जुड़ी हुई घटनाएं हैं उनको लेकर पूरे चित्र बने हुए हैं। तो वो बड़ा अच्छा लगता है देखने में। तो एक तरह से एक यात्रा पूरी हो जाती है, उनके जीवन के बारे में पूरी जानकारी हमें मिल जाती है। और सारनाथ जाना मुश्किल भी नहीं है, वो बड़ी आसानी से पहुंच सकते हैं, क्योंकि वाराणसी से 30 किलोमीटर की दूरी पर है तो कई साधन आसानी से मिल जाते हैं जी। अगर हवाई यात्रा करनी चाहते हैं तो वाराणसी हवाई अड्डा है निकटतम, और वहां से दिल्ली, मुंबई, खजुराहो और कई अन्य शहरों से सीधी उड़ानें भी हैं। और वैसे भी यहाँ का जो हवाई अड्डा है वो अंतर्राष्ट्रीय है, क्योंकि यहाँ पर वाराणसी की अगर हम बात करें तो चूंकि विश्व स्तर पर विश्वविख्यात है और सबसे प्राचीन नगरी है, तो लोग आते हैं, विदेशी पर्यटक बहुत आते हैं। तो सारनाथ में भी विदेशी पर्यटक बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं। बिल्कुल। और रेल से यात्रा करनी हो तो सारनाथ के पास भी एक रेलवे स्टेशन है जो यात्री ट्रेन से वाराणसी और गोरखपुर से जुड़ा हुआ है जी। और निकटतम रेलवे स्टेशन वाराणसी तो है ही। साथ ही अगर आप विभिन्न शहरों से ट्रेन आसानी से यहाँ मिल ही जाती है, सड़क मार्ग से भी यात्रा कर सकते हैं। कई बसें चलती हैं वाराणसी से सारनाथ के लिए रोजाना, तो उसमें भी आप जा सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं। लेकिन अब भाई नेहा ये तो बताओ कि किस मौसम में जाया जाए वहाँ। हम तो कभी भी चले जाना चाहते हैं, ऐसे थोड़ी होता है। और जो बाकी लोग हैं उनका क्या? अच्छा ठीक है, सब लोग सुन रहे हैं, ये राष्ट्रीय सेवा है। हाँ, तो अपनी बात ना करो केवल। जी जी, तो हम ये बता देते हैं कि अक्टूबर से लेकर दिसंबर के मध्य तक और फरवरी के मध्य से लेकर अप्रैल तक आप आसानी से यहाँ जा सकते हैं, क्योंकि वो ऐसा समय होता है जब ना ज्यादा ठंडी होती है ना ज्यादा गर्मी होती है। दिसंबर तक, दिसंबर में कभी कभी बहुत ज्यादा पड़ जाती है। दिसंबर के मध्य तक कहा गया है। तो हो सकता है कि मतलब 15 दिसंबर 7 से 15 दिसंबर के बीच बीच में आ जाए। लेकिन अगर ऐसे गर्म प्रदेश के लोग हैं या समुद्र के किनारे वाले लोग हैं जिन्हें बिल्कुल ठंड का, जिन्होंने कभी अनुभव नहीं किया, उनके लिए तो नवंबर के आखिर से ही वहाँ जो सर्दी पड़ती है वो उनके लिए काफी होती है। तो अगर आप ऐसी जगह से जा रहे हैं तो जरूर अपने साथ ढेर सारे ऊनी वस्त्र ले जाएं। और कभी कभी फरवरी में भी अगर बारिश आदि हो गई तो ठंड बढ़ने की संभावना रहती है। तो मौसम है, गर्म कपड़े लेके ही जाएं वहां जाते हैं तब। हाँ, कंबल का एक हम वो बनवा सकते हैं, रजाई का भी एक हम गर्म कपड़ा बनवा सकते हैं हमारी तरह, ताकि जिनको ठंड बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती वो आराम से वहां घूम सके। तो अब बुआ जी एक बात याद आ गई इसी बीच, क्या कि डॉक्टर यात्री ठक्कर ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं। हाँ तो सुनाओ ना, हमें लगा कुछ और तुम्हें याद आ गया, आप कहोगे नहीं हम ये भी सुनेंगे वो भी सुनेंगे। नहीं, हमें याद तो है पर हम बाद में सुनेंगे, पहले हम सुनवा देते हैं। पहले सुनाओ फटाफट। श्रोताओ, आज है डॉक्टर्स डे, तो क्या खास बात है? आपके मन में भी जिज्ञासा होगी आज के दिन के बारे में। इसको क्यों मनाते हैं, क्या कारण है? वैसे तो डॉक्टर्स का योगदान आज के समय में किसी से छुपा नहीं है, तो हम क्यों ना सीधे डॉक्टर साहब से ही बात कर लें। हमारे साथ डॉक्टर यात्री ठक्कर जी हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते दिलीप जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर। और आपको टोटल प्लेजर जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आज के दिन की। क्या कुछ प्रकाश डाल पाएंगे कि आज का दिन क्यों मनाया जाता है? हाँ जी, तो डॉक्टर्स का तो इतना नोबल प्रोफेशन है, और एक तरीके से हम अपने डॉक्टर्स को ग्रैटिट्यूड या थैंकफुल रहते हैं और कहते हैं, क्योंकि उनका बहुत ज्यादा महत्व है सबकी हमारी लाइफ में, और स्पेशली ये कोविड के टाइम पे जी। तो एक सेलिब्रेशन है डॉक्टर्स की प्रोफेशन के लिए, इसलिए मनाया जाता है ये। हम जानना चाहेंगे आप किस विषय के विशेषज्ञ हैं? जी, मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, जो हम मीठी गोलियां खिलाते हैं। बहुत पावरफुल है, मीठी भी है पर पावरफुल भी है।
और इसके साथ साथ मैं काउंसलिंग भी करती हूँ पेशेंट्स का। देखिए, जब किसी को भी कोई डिजीज होता है तो उसका कहीं ना कहीं उसका कारण छिपा रहता है, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, चाहे वो ट्यूमर हो, या चाहे वो कुछ स्ट्रेस जैसा हो। पर हमारी बॉडी इतनी इंटेलिजेंट है या कुछ ना कुछ सिम्टम्स देती है। तो यही समझकर, और स्पेशली जो स्ट्रेस रिलेटेड जो डिजीजेस है, जैसे माइग्रेन हेडेक्स हो गया, स्किन प्रॉब्लम्स, एलर्जीज, हेयर फॉल, तो ये सब उसका कहाँ मानसिक तनाव या कोर इश्यूज कहाँ पे है वो समझ के उसके साथ होम्योपैथी, काउंसलिंग और होलिस्टिक अप्रोच, ये ऐसी मैं प्रैक्टिस करती हूँ। हाँ, ये तो बात हमने भी सुनी है और महसूस भी की है। अगर डॉक्टर किसी भी पेशेंट से प्यार से जानकारी ले लेता है कि उसको एक्चुअली में प्रॉब्लम कहाँ पर है और उसको सुकून दिला देता है कि हाँ कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तो आधी तो बीमारी उसकी वैसे ही दूर हो जाती है। आपने कहा कि स्ट्रेस तो आज के समय में बहुत ही, क्या कहना चाहिए कि हावी है। हर चीज में अगर किसी को बीमारी है तो उसका कारण कहीं ना कहीं वहां से भी जुड़ता है। आपने बताया कि होम्योपैथिक हीलिंग आप करती हैं, होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर हैं, लेकिन जो सर्जरी में या एलोपैथी में भी हैं, तो हॉस्पिटल्स में आज के टाइम में वो पैंडेमिक के दौर में जो काम कर रहे हैं हॉस्पिटल्स में, तो उनके सामने भी चुनौतियां हैं। उनको अपने को भी देखना है, अपने परिवार को भी देखना है, और समाज में भी उनको एक तरह से हिम्मत बढ़ानी है कि बिल्कुल आप ठीक हो जाएंगे। और इसकी दवाई भी, मेन वही बात है, आपने जो स्ट्रेस की बात कही, अगर किसी को स्ट्रेस नहीं है और डरा नहीं तो आधी बीमारी तो वहां पर ही ठीक हो जाती है। तो आप जो इलाज करती हैं, काउंसलिंग करती हैं, तो आज के दौर में किस तरह से आप उसको बैलेंस कर रही हैं? देखिए, ये स्पेशली ये कोविड टाइम में मैंने देखा है पेशेंट ज्यादातर एंजाइटी की शिकायत लेके आते, जैसे कि हल्की सी सर्दी भी, अगर नॉर्मल सर्दी फ्लू वाली हो या एलर्जी हो, उनको ये लग जाता है मुझे कोविड तो नहीं हुआ। तो यस, अच्छा है कि एक प्रिकॉशन है और टेस्ट करवाना भी जरूरी है, पर उसके साथ साथ अगर मानसिक बैलेंस हो तो ये बहुत हेल्प करता है पेशेंट को, खुद को भी और डॉक्टर्स को ट्रीट करने में भी। तो पेशेंट बहुत एंशियस हो जाते हैं और कभी कभी इतने एंशियस होते हैं कि डॉक्टर्स को भी कभी कभी ये डिसीजन लेने में गड़बड़ी हो जाती है कि उनको हॉस्पिटलाइज करना है, नहीं करना है, या कोविड का कुछ देना है, या कुछ और ही कुछ उसका प्रॉब्लम है। तो ये प्रेजेंट सिनेरियो में मैं फिलहाल खुद ऑनलाइन कंसल्टेशन लेती हूँ, और जहाँ पे पेशेंट्स हमें कांटेक्ट करते हैं, तो या तो फोन पे या तो जूम पे ऐसे सेशंस लेते हैं। ऑल्सो मैंने अपनी तरीके से ये स्प्रेड करना चाहा एंजाइटी और मेंटल हेल्थ के बारे में, तो मैंने व्हाट्सएप एक ग्रुप बनाया था जहाँ पे 21 डेज के लिए एवरी डे मैं पॉजिटिव थॉट्स, एफर्मेशन शेयर करती थी। उसके साथ साथ भी जो भी पेशेंट मुझे फेसबुक या इंस्टा पे या कहीं भी इफ दे गेट इन टच विथ मी, तो ऐसे एटलीस्ट टेली कंसल्टेशन 5-10 मिनट्स आई गिव देम माय एडवाइस कि ये शायद ये आपको डिजीज है और ये आप कर सकते हो या थोड़ा सा जो आगे ले सकते हो। तो दिस इज व्हाट मेरा तरीका रहा है, स्पेशली ये पैंडेमिक के टाइम पे हेल्प करने के लिए पेशेंट्स को। जी, तो हेल्दियर वर्ल्ड हो, जो हमारा समाज है, हमारा देश है, वो हेल्दी रहे। और आज के दौर में खासतौर से जब उनको स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं, तो आप इस वक्त ऑनलाइन कंसल्टेशन और इस तरह की जो नई तकनीकें हैं आपने भी इजाद कर ली हैं और पेशेंट्स की समस्या को सॉल्व कर रहे हैं। और कुछ आप आज की तारीख में बताना चाहेंगे डॉक्टर्स डे के संदर्भ में, क्योंकि हम बात कर रहे हैं, तो आज के दिवस में या आज के समय में डॉक्टर्स की जो इम्पोर्टेंस है वो तो है ही है, तो बैलेंस किस तरह से कर रहे हैं आप लोग? जी, देखिए, बैलेंस, ये बहुत सही बात आपने बताई, बिकॉज डॉक्टर को खुद का अपना मानसिक संतुलन रख पाना बहुत इम्पोर्टेंट है। कभी कभी इतना प्रेशर हो जाता है, हमने देखा भी है कि काफ़ी प्रेशर में काफ़ी डॉक्टर्स को भी फिजिकल अब्यूज़ का भी उनको हुआ था, ये कभी कभी ऐसा होता है। तो डॉक्टर, मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगी, हर एक पेशेंट जो डॉक्टर्स के पास जाते हैं, चाहे कोविड हो या ना हो, एक आपके मन में ये ज़रूर रहे कि ये डॉक्टर भी इंसान है और डॉक्टर अपना 100% देता है। जब वो एक डॉक्टर बनता है तो उससे ये अपना फर्ज पता होता है कि ये एक नोबल प्रोफेशन है, एक जिम्मेदारी उनके कंधों पर।
तो वो बेखूबी निभाते हैं, चाहे वो कंसल्टेशन फीस ले या नहीं ले। तो मैं जनता को ये दिस इज माय रिक्वेस्ट कि आप पहले तो ये डॉक्टर्स को एक इंसान समझे कि उनकी भी एक लिमिटेशंस भी होती है और उनका मन उतना ही अच्छा है आपको ठीक करने में। हाँ, गलती भी हो सकती है डॉक्टर्स से, पर मोस्टली वो ये पर्पसली या वो चाहते नहीं है किसी को ये गलती करने के लिए। एक तो वो एडवाइस है। दूसरा ये हम देखते आ रहे हैं, पहले भी पैंडेमिक हुआ है वर्ल्ड में, जैसे प्लेग भी हुआ था या वॉर्स भी हुए हैं, तो डॉक्टर्स कभी गिर नहीं जाते हैं। तभी ये टाइम पे वो लोग एकजुट होके मिलकर कम्युनिटी हेल्थ के लिए हमेशा आगे बढ़े हैं। तो जो भी यंग जनरेशन है उनको मैं ये बोलूंगी कि अगर आप सोच रहे हो फ्यूचर में आप डॉक्टर बनेंगे तो बिल्कुल बने, एक सेवा करे लोगों की, और इसके जैसा कोई भी प्रोफेशन नहीं है। सो दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू एडवाइस इन द प्रेजेंट सिनेरियो। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी डॉक्टर्स डे की और हमारे श्रोताओं को भी। थैंक यू, धन्यवाद। हाँ जी। तो बुआ जी आप क्या कहती हैं, बताइए। मेरी छिपी हंसी अब छलक आई, मेरी हंसी छिपी हंसी अब छलक आई, नैनों की शोभा बढ़ी, सावन में खिली एक प्यारी कली, ये देखकर खुद को भूल गई, वो काली घटाएं हैं छाई, हरियाली है वन में छाई। ये हमारे साथी ने लिखकर भेजा है। अरे वाह, बड़ी अच्छी बात लिखी। और वन महोत्सव की बात भी कर रहे हैं हम, तो काली घटा भी छा रही है कई जगहों पर। कहाँ कर रही हो? बच्चों में कैसे उनसे मुलाकात करवाई जाए भाई, क्या क्या किया जाए, जरा बताओ, तुम क्या सोच रही हो, बताओ। देखिए, बच्चों को सबसे पहले पेड़ पौधों के प्रति जुड़ाव उनका पैदा करना चाहिए। कैसे? उनके हाथ से अगर हम बीज लगवाएं, उनके हाथ से अगर हम पेड़ लगवाएं, जन्मदिन के मौके पे लगवा सकते हैं ना, जितने साल तो के हम कह रहे हैं कि जब वो देखेंगे कि कैसे ये बीज फूटा, अंकुरित हुआ, फिर उसमें से कोपले निकली, छोटी छोटी निकलेगी पत्तियां, फिर वो थोड़ी धीरे धीरे बड़े होंगे तो उन्हें लगेगा कि अच्छा हम इतने साल के हो गए, ये इतना बड़ा हो गया, कितना मजा आएगा। और बड़ी बात ये होती है कि कई बार तो कई जगहों पे हमने देखा है कि जन्मदिन के मौके पे लगवाते हैं पेड़, लेकिन फिर देखभाल करते हैं मम्मी पापा। हाँ ना? तो बच्चा अगर देखभाल करेगा खुद तो वो उससे जुड़ जाएगा और उसको फिर लगेगा कि ये मेरा पेड़ है, ये अच्छी तरह से बढ़ना चाहिए, इसको क्या चाहिए। सारे पौधों की देखभाल हम कर रहे हैं नेहा, तुम्हारे लगाए हुए, राजुल के लगाए हुए, ये कम्मो बहुरानी से लगवाया, वो सब में पानी हम ही डाल रहे हैं, हम देख रहे हैं। नहीं, हम कल से डालेंगे। हमने सोचा बारिश हो रही है, कल छाता लगा के डालेंगे। देखिए बारिश होती रहेगी तो ठीक है, छाता लगा के डालना करेंगे जी। तो देखभाल ठीक से करें। और वन्य जो पूरा सप्ताह है इसीलिए मनाया जाता है कि हम इनके महत्व को समझे, और फिर वही वाली बात है, जो हम करेंगे बच्चे वही सीखेंगे। और साथ ही अगर हम चाहें तो कहीं बच्चों को अभी तो नहीं ले जा सकते, पर बाकी समय में हम उन्हें कहीं पिकनिक में या बाग बगीचे में लेकर जाएं, और उन्हें अलग अलग पेड़ पौधों के बारे में जिनकी हमें जानकारी है वो हम उनको दें, और फिर उनसे पूछें अगले दिन कि भाई बताइए कौन सा पेड़ है। तो ऐसे क्विज शो कर सकते हैं हम, छोटा सा प्रश्नोत्तरी जैसा कर लें। और कुछ अगर ये जो आता है ना कि फैंसी ड्रेस कंपटीशन जैसे होता है, तो उसको घर में भी कर सकते हैं। कभी कभी किसी को कोई पत्ती बना दें, या कुछ कलाकृति के माध्यम से भी उनमें कुछ प्यार मोहब्बत जगाई जा सकती है ना। अब आपने प्यार मोहब्बत की बातें कर दी हैं, तो वैसी एक छोटी छोटी बोलते हैं कि अरमानों के अंकुरण खिलते हैं जब प्यार मोहब्बत होती है, ऐसे लोग बोलते हैं। फिर प्रेम विवाह तक बात चली जाती है। जी बिल्कुल। और जब घूमने फिरने के बाद इस तरह की बात हो तो अच्छा तो लगता ही है, लेकिन आज जो बड़ा मतलब क्या बोलना चाहिए, बड़ा गंभीर सा ये विषय है प्रेम विवाह। समझ नहीं आता कि हाँ बोलना चाहिए कि ना बोलना चाहिए, कि इसके पक्ष में बात की जाए या विरोध में बात की जाए। तो ये आप खुद ऐसे बोल रही हैं, तो फिर हम कैसे सोचेंगे सब चीजों के बारे में कि इसमें ऐसी चीजों में क्या करना चाहिए। एक बात ये बताओ नेहा, तुम लोग सोचने का हम लोगों को कहाँ मौका देते हो भाई। एक जब शादी के लायक जब लड़के लड़की हो जाते हैं, अपना निर्णय लिया और बस खड़े हो जाते हैं कि ये लड़का हमने पसंद किया या ये लड़की हमने पसंद की है। तो क्या है मतलब, कभी कभी ठीक रहता है, कभी कभी बड़ा गड़बड़ रहता है। लेकिन ये जैसे कि कैसे ऐसे करते हो तुम लोग, बताओ, तुम अपनी पीढ़ी के बारे में बताओ। पूरी क्या लगता है कि ये ज्यादा ठीक है, तो कैसे ठीक है ये तो ये पूरी पीढ़ी का जो सवाल है वो मेरे कंधे पर आ गया। तो नेतृत्व कर रही हैं बिल्कुल। तो वो पीढ़ी मुझे माफ करे अगर मैं कुछ उनके अगर हम हार गए तो इसलिए हम ये बताना चाहते हैं कि ऐसा होता है कि भाई पहले जब हम आपस में मिलते हैं तो हमको लगता है कि हम एक दूसरे को जानते हैं अच्छी तरह से, और हम आपस में हमारी पसंद मिलती है, साथ में घूमना फिरना अच्छा लगता है। फिर ऐसा लगता है कि भाई ये इंसान तो बड़ा सही है हमारे लिए, और ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, अब वैसे भी तो माता पिता किसी न किसी को चुनेंगे, तो उससे अच्छा है कि हमने एक चुन लिया है
तो उनकी थोड़ी सी परेशानी कम करने के लिए हम ऐसा करते हैं। अच्छा, लेकिन ये जो बात होती है कि पसंद नापसंद, तो उसमें क्या चीज पसंद नापसंद देखी जाती है? कि मतलब विचारों की पसंद नापसंद, खान पान की पसंद नापसंद, या घूमने फिरने की, क्या होता है? कहाँ पर लगता है कि ये व्यक्ति जो है वो हमारे लिए ठीक है? भाई देखिए, हमें तो ऐसा लगता है कि साथ में जब मिल बैठते हैं आराम से और अच्छी तरह से बातचीत चलती है तो ऐसा लगता है कि हाँ भाई, और खास तौर पे अगर ये तो बड़ी राज की बात है, पर लड़कियों को कई बार ऐसा लगता है कि भाई जो आदमी सुन रहा है बैठ के अच्छी तरह से, हमारी सारी बातें सुनता है, घर में तो हमको सब धमका देते हैं, ये हमारी बातें अच्छी तरह से सुनता है। वहीं लड़कों को कई बार ऐसा लगता है कि भाई ये जो है बैठी हैं अच्छी तरह, यही हमारी सारी देखभाल करती हैं, रोज हमसे पूछती हैं भाई खाना खाया कि नहीं, पानी पिया कि नहीं, अरे तुम्हें सर्दी हो गई, अभी तक कहाँ थे इस समय? तो अच्छा, लेकिन एक बात तो है, जो तुम ये बोल रही हो ना बिटिया जी, कि हमारी बात सुन रहा है, अब वो चाहे जैसा हो, शादी के बाद तो उसी को सुनना पड़ता है, चाहे मम्मी पापा बुलाए, उसको बनाए तुम्हारा जीवन साथी या तुम बनाओ। तो ये वाले इस वाले में माइनस कर दो। जी ठीक है, तो इस वाले में माइनस अगर कर दें तो ऐसा होता है कि भाई सब साथ में घूमना फिरना होता है साथ में, और बड़े अच्छा टाइम बीतता है, ऐसा लगता है कि हाँ भाई जो है स्वर्ग तो यहीं कहीं पर है, बस वहीं तक पहुंचना है किसी तरह से, तो धीरे धीरे पहुंच ही जाते हैं। तो वैसा एक अनुभव होता है। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और है, जैसे और बड़े बुजुर्ग ये सोचते हैं कि फिर बात आती है कि अपनी जात बिरादरी, पहले इसलिए सोचते थे कि खान पान जो भी रस्म रीति रिवाज हैं वो सब एक से होंगे, तो एक बच्चा जो आएगा या जाएगा वो अजनबी महसूस नहीं करेगा, या उसको ऐसा नहीं लगेगा कि एकदम से हम कहाँ आ गए। ऐसा तो हमने बचपन से नहीं देखा था। पूजा पाठ हो या कोई भी संस्कार करना हो या कोई भी कोई भी उत्सव मनाना हो, त्योहार मनाना हो, तो उसका एक तरीका होता है, हर घर का एक परंपरा होती है, तो उसमें उसको थोड़ा सा परायापन नहीं लगेगा। लेकिन अब वो हमें लगता है कि बहुत मायने बदल चुके हैं उसके, और अब सब लोग बहुत ग्लोबलाइजेशन सा हो गया है, और उसमें सब जगह की बातें सब लोग समाहित करते हैं, और बहुत कुछ तो ये जो टेलीविजन है ना उसने भी कर दिया है, फिल्मों में देख देख के हम चीजों को अपनाने लगे हैं। और ये जो परायापन जैसी बात कह रहे हैं कि आप एक जैसा हो, तो वही तो बात हो गई ना। अब हमारी पीढ़ी की ओर से ये बात मैं रखना चाहती हूँ कि भाई वही तो बात होगी, हम पहले से ही जान रहे हैं, तो हमें पहले से ही पता चल गया कि उनके परिवार में क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि प्रेम जब तक चलता रहता है, विवाह नहीं होता तब तक, जब तक ये चलता रहता है, तो उस समय तक कितना भी गुजार लो वर्ष, पहचान नहीं कोई पाता। ये भी है लोगों का बात तो ये सही है, क्योंकि 1-2 घंटे जब जो मिलना होता है उसमें तो कोई भी इंसान भला रहता है। हम भी तो मेहमानों के सामने बहुत अलग से बने रहते हैं ना कितनी देर, तो फिर बाद में पता चलता है कि भाई कितने गुस्सैल है या कैसी कैसी हरकतें होती हैं इनकी, या ये तो बाद में पता चलता है, नापसंद है। लेकिन जहां तक ये वाली बात है, उसके साथ एक बात और है कि ऐसा कहा जाता है, लड़कियां ये कहती हैं कि लड़के अपना बेस्ट देते हैं जब तक कि विवाह नहीं होता, और विवाह होने के बाद उन्हें ऐसा लगता है कि अब तो ये मेरी पत्नी हो गई और अब हमारा पूरा अधिकार है इसके ऊपर, इसको ऐसे ही रहना चाहिए, वैसे ही रहना चाहिए। तो फिर वो शीशे के महल की तरह लड़की का जो पूरा सपना है चकनाचूर हो जाता है। ये तो आपने हमें ऐसा गम में डाल दिया, लेकिन ठीक है, कोई बात है, हमारी पीढ़ी इस गम से उभरेगी, आएगी, सामने आएगी। लेकिन इसलिए ये कह रहे हैं नेहा कि जिस समय अगर चल रहा है प्रेम प्रसंग जिसको कह सकते हैं, या जिस समय तक कहानी मंजिल तक नहीं पहुंची है, या विवाह में बदली नहीं है, तब्दील नहीं हुई, तब तक ये सपना मान के चलें कि ये जो है इसकी हकीकत क्या है। ये बताने का मेरा मतलब ये नहीं था कि हम आपके सपनों को चकनाचूर कर दें, बल्कि ये बताने का मतलब था कि इसको सपनों की तरह उस उड़ान में ना उड़े, बल्कि उसको जमीनी हकीकत पर देखें और समझें कि विवाह के बाद माता पिता हमारे कैसे रह रहे हैं, या कोई भी भाई भाभी जो भी हमारे आसपास है, वो दरअसल कैसे उन्हें आटे दाल का भाव पता चलता है और पता करना पड़ता है। बाद में बच्चे होंगे तब किस किस तरीके की बातें सामने आएगी, हम समस्या नहीं कह रहे हैं, सारी चीजें जो हैं वो एक नया स्वरूप आएगा आपके पास जिंदगी का, उसका सामना आपको कैसे करना है इसके लिए तैयार रहें। ये ना सोचे कि जो अभी हम बाहों में बाहें डालकर बैठे हैं पूरी जिंदगी यूं ही गुजरेगी, आप रेस्टोरेंट में नहीं गुजारेंगे, तो तब आपको खाना बनाना पड़ेगा। आप ये कहना चाह रही बुआ जी कि बस ट्रेलर देखकर आप कापड़ा करें, पूरी पिक्चर देखें और सोचें, विस्तृत तौर पर विचार करें कि अगर ये व्यक्ति एक किसी आदमी के साथ अगर मान लीजिए बुरा व्यवहार कर रहा है, तो वो किसी और के साथ या हमारे साथ भी कभी कर सकता है। अभी आपके संग बहुत अच्छा कर रहा है, तो आप ये ना सोचें कि पूरी जिंदगी ऐसा ही करेंगे। जी। और कभी किसी के साथ अगर वो जो भी
कहा जाता है अगर हर एक व्यक्ति के साथ अगर उसका व्यवहार वैसा ही है जैसा आपके साथ है, तो आप ये समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति एक भला व्यक्ति हो सकता है, पर फिर भी आपको ये नहीं पता कि ये व्यवहार सिर्फ आपके सामने है या सभी के लिए है। तो थोड़ी बहुत परख हमें अपने बड़ों से करवा लेनी चाहिए, है ना? परख बड़ों से भी करवानी चाहिए और आप खुद भी एक बड़े जैसे भी सोच सकते हैं। ऐसा नहीं है आप भी एक, अब वो 18 वर्ष वाली उम्र नहीं रही नेहा, थोड़ी सी अगर आप परिपक्व हो चुकी हैं तो आप खुद भी देखें। हम सिर्फ जिस समय तक विवाह नहीं होता है तब तक सिर्फ उसके सकारात्मक पहलुओं को देखते हैं जी। वैसे तो हम कहते हैं कि आप किसी का भी नकारात्मक पहलू न देखें, लेकिन चूंकि जीवन साथी बनाना है, जीवन संगिनी बनाना है, तो उसके नकारात्मक पहलुओं को बहुत अच्छी तरह से विस्तार से देखें और अपनी आंखों को खोल कर देखें। तो जैसे हम कहते हैं कि जब तक विवाह नहीं हुआ था तब तक सारे नखरे झेल लिए जाते हैं जी। कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, 1 घंटे की बात है, 2 घंटे की बात है, फिर हम हमारे घर, ये अपने घर। तो वो चीज ये सोच लें कि कल को ये भी हमारे घर, हम भी हमारे घर, हमारे घर रहेंगे दोनों के दोनों। ये मामला थोड़ा बिगड़ सकता है, तो इसलिए उस बारे में थोड़ा विचार तो कर लेना चाहिए। उस तरह से देखें कि अगर कुछ मनमुटाव सा होता है तो उसके बाद उसको आप कैसे सुलझाती हैं, सुलझाते हैं, कैसे रहते हैं। अब बात आती है माता पिता की भूमिका की बात, कि अगर आपके बच्चों ने कुछ इस तरीके का पसंद किया है तो अब आप उसकी तहकीकात करें, जो कुछ आप जानना चाहती हैं। एक होता है, हम लोग क्या कहते थे, खूंटा मजबूत होना चाहिए, यानी कि परिवार बहुत सशक्त होना चाहिए, या कोई भी, वैसे तो नहीं कोई चाहता कि विपत्ति आए, लेकिन कोई भी ऐसी 19-20 चीज हो तो आपको पूरा परिवार का सहयोग मिले, पूरी सानिध्य मिले, एक छत्र मिले, तो वो सारी चीजें देखना माता पिता की फिर जिम्मेदारी हो जाती है। भाई हमारी पीढ़ी के हिसाब की तरफ से हम एक बात तो कहना चाहेंगे, स्पष्ट हो गया? नहीं, स्पष्ट तो हो गया, पर हम भी अपनी तरफ से एक पक्ष रखना चाहेंगे हमारी पीढ़ी की तरफ से। तो क्या होता है कि असल में जो नई पीढ़ी है, जो प्रेम विवाह करना चाहती है या प्रेम विवाह की पक्षधर है, वो अक्सर जब अपने माता पिता के पास इस किसी भी नए रिश्ते को लेकर जाते समय झिझकती है, क्योंकि उसे लगता है कि सबसे पहले तो ना आने वाली। बिल्कुल। तो वो वाला जो एक सहज होना चाहिए रिश्ता, कि आप खुलकर बता सकें कि ये जो हम इस व्यक्ति को पसंद करते हैं, आप भी इन्हें देख लें, बाहर लें, और आप सोचें आप जैसा विचार करेंगे तो वैसा हम देखते हैं आगे। तो इतना कह सकें, इतना एक रास्ता एक बनना चाहिए, सब बनना चाहिए। यानी कि नेहा बिल्कुल सही कह रही हो, यही हम भी कह रहे हैं। परिवार में ऐसा माहौल होना चाहिए कि आपके बच्चे अगर कोई भी निर्णय ले रहे हैं, हो सकता है आपको गलत लगे, लेकिन जिस समय उन्होंने लिया उन्हें सही लग रहा होगा, इसीलिए लिया है, तो पहले उसका स्वागत करें। अगर आपको कुछ गलत लगता भी है उसमें, तो बात पूरा खुला मंच है, घर को एक ऐसा मंच बनाइए जहां हर व्यक्ति अपने विचारों को रख सके और खुले मन से रख सके। ये इस डर से ना रखे कि हमें इसके लिए डांट पड़ेगी, पहले रखने दें, और आप उसको किसी तर्क से, कुतर्क नहीं होना चाहिए, हाँ तर्क होना चाहिए जरूर उसपे, और उस पर चर्चा होनी चाहिए, परिचर्चा होनी चाहिए, और उसके सारे बिंदुओं पर प्रकाश डालिए आप अपने अनुभवों के माध्यम से, और चाहे तो उसको सहमत कर लें और नहीं तो आप सहमत हो जाए। बिल्कुल। तो एक को तो होना पड़ेगा ना। हाँ, और कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे नई पीढ़ी के लोग हैं, वो जाते हैं और उन्हें मना कर दिया जाता है, मगर बहुत से ऐसे लोग हैं जो परिवार से बगावत करके और वो अपना घर बसा लेते हैं। बाद में अगर कोई परेशानियां उन्हें आती है तो वो इस डर से, ये जो आपसी जो ऐसा व्यवहार बदल जाता है, इसकी वजह से वो कई बार वो परेशानी झेलते जाते, वो वापस नहीं जाते। तो एक वो रास्ता भी रखना चाहिए कि अगर कुछ गलती हो गई है तो एक माफ किया जाए, और जिंदगी भर उसके लिए उनको परेशान ना किया जाए, या वो भी अपने आप को इतना गुनहगार ना समझे। एक निर्णय उन्होंने लिया तो वो निर्णय अगर गलत हो गया, बहुत से निर्णय गलत होते हैं, तो उसको वो स्वीकार कर सकें, खुद भी जो नई पीढ़ी है वो भी स्वीकार कर सके कि उनका निर्णय गलत था। और ये स्वीकृति जो है, बिल्कुल यही हम भी कह रहे हैं नेहा, कि जब माता पिता या किसी भी जो हमारे अभिभावक होते हैं, या जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, माता पिता हों, भाई भाभी हों, आपके मामा मामी, कोई भी हो सकता है जिसका कि आपको संरक्षण मिला हुआ है, वो बिल्कुल सही तुमने कहा कि अगर हो सकता है कि आपका निर्णय गलत ही था, सबने देखा, हो सकता है माता पिता ने भी देखा, उन्हें भी ठीक लगा, लेकिन बाद में लगा कि नहीं, ये निर्णय सही नहीं था, तो बिल्कुल सही बात है कि उसको सबको मिलकर सुलझाना चाहिए, न कि उन बच्चों को अकेले छोड़ दिया जाए जिन्होंने प्रेम विवाह किया है। क्योंकि ये भी तो आप देखें कि जो तैयारी करके माता पिता विवाह करते हैं, वो भी तो कभी कभी गलत साबित होता है। बिल्कुल, वो निर्णय भी गलत होते हैं। तो फिर आप भूल जाइए कि ये बच्चों ने अपने आप किया था। अक्सर ये कहने में भी आता है, तुमने खुद किया ना, अब तुम झेलो।
जी, तो वो एक बहुत बड़ा बोझ हो जाता है और कई बार लोग इस वजह से भी वापस नहीं जाते और बहुत सारी अन्य परेशानियां झेलते हैं जिसके बारे में पता चलने पर माता पिता को भी दुख होता है। बिल्कुल होता है, और कभी कभी सिर्फ और सिर्फ हमारा जो अहम होता है, घमंड होता है या गुस्सा होता है, उसकी वजह से हम भी अंदर अंदर दुखी होते रहते हैं, गलते रहते हैं और बच्चों को भी तकलीफ देते हैं। तो हम तो गुजारिश यही करेंगे नेहा कि सब लोग खुश रहें और बहुत अच्छे से ठोक बजा कर काम करें, लेकिन जो भी हो जाए उसको वैसा ही उसका स्वागत करें। और अभी वक्त हो गया है तो उसका स्वागत करते हैं और इजाजत लेते हैं। तो सभी को नेहा शर्मा और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। सखी सहेली सखी सहेली।